अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस बिकॉज PSL 10 का जो है वो हैंगओवर ऑलरेडी उतरा, अभी प्रोसेस में ही है उतरने की। एंड देन द सीरीज इज राइट हियर, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आज पहला मैच इस सीरीज का खेला जाएगा, लाहौर में होगा ये मुकाबला। क्या एक्सपेक्ट किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट से, बिकॉज इस पूरे मेले में ये जो PSL का मेला हुआ और फिर जिस तरह का फाइनल हुआ, उस पूरी सक्सेस में हम ये भूल गए कि पाकिस्तान क्रिकेट के हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे। वंस वी लेफ्ट प्लेइंग पाकिस्तान क्रिकेट एंड हम PSL की तरफ जो है वो मूव ऑन कर गए थे। सो वापस वो वेकअप कॉल हमें मिलनी चाहिए टाइमली, और हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि कैसी परफॉर्मेंसेज हम एक्सपेक्ट करें। सो बात करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से, साथ ही साथ PSL 10 में हमने क्या खोया क्या पाया उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जब आज बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ शुरू हो रही है तो आज की प्लेइंग 11 ये भी किसी हद तक फैसला करेगी कि आप PSL के परफॉर्मर्स को कितनी अहमियत दे रहे हैं और साथ ही साथ आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस अंदाज में देख रहे हैं। क्योंकि माइक हैसन अगर आए हैं तो माइक हैसन की सोच क्या है पाकिस्तान की T20 टीम को लेकर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर, किसी हद तक लोगों को उसको जानने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो ये जो नए खिलाड़ी हैं, कुछ पुराने खिलाड़ी हैं जो वापस आए हैं, किस तरीके से उनको देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब उमर फारूक कौलसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। बहुत खैरियत से हैं आप? बिल्कुल सर। एक बड़ी तस्वीर आपकी रिवायती अंदाज में देखने को मिली है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नज़र आती है। उसकी ख़ास वजह जब बंदा ज़्यादा खुश होता है, दैट इज़ हाउ आई एक्सप्रेस। और आई थिंक वो रजिस्टर हो चुकी है बात, आपने नोटिस भी कराई है। बट या आई एम हैप्पी। और आपका अगर इशारा PSL की तरफ है तो आई एम हैप्पी कि हम वी केम एज चैंपियन। इशारा नहीं, निशाना है उसी तरफ है। सो यस, वो निशानी थी और आई एम हैप्पी कि हम, बल्कि आपका पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान खुश है कि लाहौर कलंदर जो है दे केम एज अ चैम्पियन। काफ़ी अप एंड डाउन थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एंड पे जो जैसे रिजल्ट था दैट रिफ्लेक्ट्स के हाउ थिंग्स पैन आउट। सो हाउ वाज इट बीइंग द पार्ट ऑफ द कैंप जो कि चैंपियन बना? और ठीक है, ऊपर नीचे हुआ, लास्ट 4 मैचेस मतलब फाइनल तक, चैंपियन होने तक जो है देवर ऑल नॉकआउट्स फॉर लाहौर कलंदर्स। पेशावर ज़ल्मी वाले मैच से वो कहानी शुरू हो गई। तो क्या व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द कैंप? आई वांट टू नो दैट। सी देखिए, अप एंड डाउन्स बाहर की दुनिया के लिए अप एंड डाउन्स थे बिल्कुल। एक टाइम ऐसे था कि लग नहीं रहा था हम क्वालिफाई करें, एक टाइम लग रहा था कि जैसे एक गेम की बात है, आपको बस वो खेलना है। एक बारिश की नज़र गेम हुई जिससे एक पॉइंट हमें लूज़ करना पड़ा। फिर पेशावर ज़ल्मी की गेम पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करी थी। बट अगेन देखें, बाहर की दुनिया को ये नज़र नहीं आता कि अंदर क्या चल रहा होता। तो मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो अनरियल एक बिलीव होता है, मैं खुद हैरान था। बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट मैंने 18 साल काम किया, तो मैं बाहर से बैठ के चीज़ें देखता था, चीज़ें मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन आती थी तो मैं वो उसको प्रोसेस करता था। अभी मुझे फर्स्ट हैंड उनके साथ रहने का मौका मिला, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला, उनकी बातें सुनी, उनकी जो एक प्रेप होती है पूरी चीज़ों की, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये जो एक रिज़ल्ट एंड पे आया आपको, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अनहोनी नहीं है एक आपके लिए, ये जो लोग अंदर थे, जो हाँ बिल्कुल एक अनरियल सा बिलीव होता है, जो आई थिंक बिलीव मेरी अंदर रहने से, प्लेयरों के साथ इंटरेक्ट करने से, एक बड़े टैलेंटेड ग्रुप के साथ रहने से ये अंदाज़ा हुआ कि यार बिलीव जो है ना, जो हम अक्सर हम एक बात करते हैं, एक क्लीशे सा होता है कि जी बिलीव रखें। ये आज मैंने इस पूरी जो PSL का सीज़न 10 था, इसमें मैंने देखा कि जो बिलीव रखने की जो एक बात है, ये वाकई रियल चीज़ होती है। आपको जब तक आप बिलीव छोड़ देते हैं तो आप अपने डगर से हिल जाते हैं, आप डिट्रैक हो जाते हैं। बट अगेन ये एक अनरियल सा बिलीव था जो शाहीन और हमारी पूरी टीम में था। आई थिंक उसी ने बेसिकली हमें पुश दिया और हम फाइनली चैंपियंस बने। मतलब उतार चढ़ाओ, हाँ, कभी बाहर कभी बाहर कभी अंदर लाहौर कलंदर। ये कौन इसको लीड कौन कर रहा था और कौन सी ऐसी चीज़ थी? जाहिर सी बात है कि हर किसी का उसको बर्दाश्त करने का पैमाना एक सा नहीं होता। लोग नीचे गिरते हैं, फिर उनको कोई ना कोई थपकी देता है, उनसे बातचीत करता है। लीड कौन कर रहा था इस सारी कैंपेन को, ये जो बिलीफ वाली है? देखिए, 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर हैं। एक तो समीर राना जो आपको जानते हैं कि टीम के डायरेक्टर भी हैं, और दूसरा जो पिलर है मेन का, जो बेसिकली जिसकी वजह से, जिसकी शक्ल देख के, जिसकी कंडक्ट को देखते, जिसके अमल को देखते हुए आपको बिलीव आता है, वो शाहीन शाह अफरीदी है। ये 2 लोग ऐसे थे जो बेसिकली आपको गिरने, बिकॉज इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, इनकी जॉब भी यही है कि आपने टीम को गिरने नहीं देना।
लेकिन समटाइम होता है कुछ रवायती बातें कही जाती हैं, जब तक आपका कंडक्ट, जब आपका कहते हैं ना कॉल और उसमें कॉल और फेल में तजाद, जब दोनों सिंक होते हैं तो फिर ये ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो आई थिंक वही चीज़ थी, एक गेम की बात थी पेशावर ज़ल्मी का गेम, जिस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा था कि जी वो गेम है जिसके इन एंड आउट होगा। आई थिंक वो गेम पे जो बिलीव वापस लेके आया शाहीन और जो टीम मैनेजमेंट है, देन वी रियलाइज़ कि हमने क्वालिफाई कर लिया यहाँ पे, तो अब तो फिर हम नहीं रुकते। बिकॉज आई थिंक ये रिकॉर्ड भी है कि जब भी लाहौर कलंदर ने क्वालिफाई किया है प्लेऑफ के लिए, वो एटलीस्ट फाइनल तक तो गए, क्योंकि फाइनल गेम ऐसा होता है जब हेयर एंड देयर होता है, उस पर आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आप रिजल्ट आपको छोड़ देने चाहिए प्लेयर्स के ऊपर। हाँ, ये तो वही पिछले साल रिकॉर्ड, ये पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड बना ना, मतलब एक टीम जो कि 6 साल लगातार आसपास भी नहीं कहीं बढ़ती कि कहाँ नॉकआउट और कहाँ वो इवेंचुअली 4 साल में 3 दफ़ा जीत गई। सो आतिफ राना साहब का तो ये कहना था कि हम उन 6 साल में सीख रहे थे, वो तो बीच बीच में PSL आ जाता था, बट नाउ सीख चुके हैं। सो वाकई जब हम सीखने की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बात होती है लाहौर कलंदर्स के इन्वायरमेंट, द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दे प्रोवाइड टू द प्लेयर्स अपनी नेचुरल एबिलिटी पे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इज दैट ट्रू? दिस इज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी ये हुआ था कि पाकिस्तान टीम के एनवायरनमेंट में और लाहौर कलंदर की टीम के एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है जो प्लेयर जो है अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। यस, देखिए परफॉर्मेंसेज अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन इवेंचुअली वो जो परफॉर्मेंसेज आपने दी होती हैं वो आप कहीं लेके नहीं जा सकते किसी प्लेयर से। तो जो एनवायरनमेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है प्लेयर के माइंड और सोल के ऊपर, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस करता है। ऐसे ऐसे प्लेयर आपने देखे हैं, आप सबसे बड़ी मिसाल आप नईम की लें, नईम 4-5 मैचेस में ही वाज नो वेयर नियर टू द लाइक उसके 10-15 रन से ज़्यादा कर नहीं पा रहा था वो। लेकिन जो मैंने बिलीव की बात की ना, आपने उसको बिलीव दिया, आपने उसको ट्रस्ट दिया, आपने उसको बैकअप किया कि भाई तुम ही हो, तुम्हें ही करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है तुम्हारे में एबिलिटी है, तुम्हारे में स्किल है, तो उसको बैक किया गया। तो आई थिंक यही वो एक जो डिफरेंस की बात होती है टीम के एनवायरनमेंट के अंदर, ये वही एनवायरनमेंट था जिसने बेसिकली नईम के अंदर से वो स्किल जो एक्सप्रेस की उसने, जो इवेंचुअली लाहौर कलंदर को हेल्प किया उसने, वन ऑफ द मेजर पिलर था, वन ऑफ द मेजर फैक्टर था नईम की परफॉर्मेंसेज जो ऊपर से। अक्सर हम बात करते हैं कि फ़खर ज़मान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपने देखा, बल्कि आपने क्या पूरी दुनिया ने देखा कि नईम की जो परफॉर्मेंस थी वो फ़खर के ऊपर से एक प्रेशर, एडिड प्रेशर हटाने के लिए उसने जो पार्ट प्ले किया, समहाउ कहीं ना कहीं उसने समटाइम ओवरशैडो भी किया फ़खर। हाँ, ओवरशैडो किया फ़खर के साथ खेलता हुआ अच्छा लग रहा था। अच्छा, सलमान के साथ भी यही सीन था। बिल्कुल, सलमान मिर्ज़ा की बात करें, देखिए थोड़ा देर लगी उसको, आई थिंक शायद आपको कल बताया भी होगा समीन मैंने कि वो शायद पहले खेल जाता, बिकॉज ऑफ वन कपल ऑफ निगल्स की वजह से वो नहीं खेल पाया, बट जब वो खेला तो दुनिया ने देखा कि जो एक इन्वेस्टमेंट थी, जो एक ट्रस्ट था, बिकॉज आपने देखा 3 लड़के खेले थे, एक आज़ब भी खेला था बीच में, तो स्किल सेट एक्सप्रेस करना। बात आपकी काटूंगी एक जगह बीच में, वो इस वजह से बिकॉज ये कौन डिसाइड करता है कि वेदर वो लड़का कितनी टाइम में खेलेगा, कब, बिकॉज सलमान इज नॉट अ न्यू बॉय। 2022 में मे बी ही डेब्यूट फॉर लाहौर कलंदर्स, 2 मैचेस खेले एंड देन इट वाज एविडेंट कि अभी वो ही इज़ नॉट रेडी फॉर इट, और उसको दूर कर लिया गया, खींच लिया गया वापस। सो ये कौन बात डिसाइड करता है कि हाँ जी अभी रेडी नहीं है या अभी रेडी? क्योंकि अगर तो इफ समीन इज टेकिंग दोज शॉट्स, तो समीन इज नॉट अ क्रिकेटर, और लोग कहते हैं कि हाँ जी क्रिकेटर होना ज़रूरी है इस तरह के डिसीजंस लेने के। देखिए, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये जो थॉट प्रोसेस की बात है ये ज़ाहिर आमतौर पे लोग डिस्कस नहीं करते, बिकॉज आपने ये जो पॉइंट रेज किया ना कि आपने कब डिसाइड करना होता है कि लड़का रेडी है खेलने के लिए, इस पे वी शुड बेट ऑन इट और नॉट। देखिए, ये बेट आपने जो वर्ड किया, ये बेट भी होती है, समटाइम ये बेट भी होता है, रिस्क भी होता है, बट अगेन देखिए जो PTP का जो स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, वो इसी चीज़ पे खड़ी है। आप PTP का जो सिस्टम है ये हर महीने, हर 6 महीने, हर साल के बाद आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी जो एलिवेशन है, उसको वो गेज करता जा रहा होता है। आप एक लिस्ट बनाई होगी, आपने शायद देखी भी हो, जिसमें उसके 2017 से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड था ये पूरा, तो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, जिसकी बेस पे एक सेन जो माइंड है, शाहीन है, समीन राना है, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि यार नाउ इज़ द टाइम, अब इसको आपको गो हेड देनी है आपने। तो समटाइम ये हिट एंड मिस होती है। आप आई नो आपके माइंड में सवाल होगा कि आज़ब भी तो खेला, देखिए क्रिकेट है, मिर्ज़ा ताहिर भी खेले, ताहिर बेग भी खेले, और इस तरह हमने बहुत से लड़कों को खिलाया, बट अगेन देखिए जो ऑन द ओकेजन राइज करता है वो नईम की फॉर्म में नज़र आता है आपको। सलमान, इतना बड़ा कंपटीशन है पाकिस्तान के अंदर पे, लाहौर कलंदर का जो PTP का स्ट्रक्चर है उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो परफॉर्म करे, तो ये एक थोड़ा सा लक का फैक्टर भी होता है, बट आई थिंक मोर देन अ स्किल, सबके पास वो सब स्किलफुल है, ऐसे नहीं कि आज़ब भी स्किलफुल नहीं है, ही इज़ वेरी मच स्किलफुल, और वो जिस तरीके से उसको बैक किया गया है पूरी टीम की तरफ से, बट अगेन ऑन गिवन डे
19-20 का फ़र्क होता है जहाँ से आप लड़का जो आगे जाता है। अब सलमान मिर्ज़ा ने जिस तरीके से मैन ऑफ द मैच भी लिया, उसने मोमेंट ऑफ द डे भी उसने विन किया, फिर लास्ट गेम में बेशक उसको रन उसने बाद में कंटेन भी किया बाद में आके। तो आई थिंक ये एक PDP का जो आपको जो सवाल था कि कौन डिसाइड करता है, आई थिंक दिस इज़ अ कलेक्टिव डिसीजन बिटवीन समीन भाई, शाहीन एंड द मैनेजमेंट जो पीछे बैठ के उसको साथ काम करती है। लेकिन उसके पीछे एक प्रोसेस होता है, क्योंकि सारा साल उसको निगाह में रखते हैं कि कौन कहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहा है, वो उसके बाद फिर आगे तो ये प्रोसेस रियल है। ये लोग समझते हैं PDP का प्रोसेस जो है एक जस्ट अ फ्लूक और समथिंग, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। हेयर एंड देयर पाकिस्तान पूरे 12 महीनों की एक कारकर्दगी है। आई हैव सीन द डेटा कलेक्शन दैट कलंदर्स एकेडमी हैज, और मैं खुद पर्सनली वो देख कर आई हूँ डेटा कलेक्शन। हाँ, सारा साल रहता है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि कंडक्ट है आपका, एक कॉल ऑफ फेल है कि आप कप्तान जो कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है, ये कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर ये आपको नुमाया होती हुई नज़र आई? क्योंकि शाहीन की अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी सवालात उठते रहे, लेकिन जो आखिरी 4 मैचेस उन्होंने खेले वो बिल्कुल वो जो लोग उनसे तवक्को करते हैं उसी तरह से उन्होंने खेले। तो किस जगह पर आपको इन चीज़ों को कैसे आप बयान करें? देखिए, एक बड़ा मशहूर फिक्रा बोला जाता है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात, और लीड फ्रॉम फ्रंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप बिलीवेबल होते हो। आपकी जो आपके 11 लड़के 10 लड़के नीचे खेलने वाले हैं आपसे, वो आपसे इंस्पायरेशन लेते हैं, और इंस्पायरेशन तब होगी जब आप परफॉर्म करोगे फ्रंट से आके। तो शाहीन ने जो आपने आखिरी 4-5 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस देखी, ये बेसिकली उनको बिलीव दे रही हैं, इससे शाहीन की रिस्पेक्ट मज़ीद डबल होती है, जिसकी वजह से लड़के उसकी कहीं बात पे यकीन करते हैं। बिकॉज समटाइम आपको लगता है कि यार परफॉर्मेंसेस डाउन हो रही हैं, आप 1-2 मैचेस हार रहे हो, आप सिर्फ एक गेम पे रिलाई कर रहे हो, उस गेम के रिजल्ट के ऊपर आपका ये तयन होना है प्लेऑफ में जाने के लिए जाना, लेकिन ये बातें वो हैं जो बाद में वो कंट्रोलेबल नहीं हैं। तो वन थिंग विच ऑलवेज कम आउट फ्रॉम समीन भाई और शाहीन के मुंह से सुनते रहे हैं कि भाई आप जो कंट्रोलेबल हैं उन पे फोकस करो, जो कंट्रोलेबल नहीं है उनको छोड़ दो। बिकॉज अब हम एज अ जर्नलिस्ट बैठ के रिजल्ट को ही एनालाइज करते हैं, बिकॉज हम आफ्टर थॉट पे बात कर रहे होते हैं, मैच खत्म हो गया, अब चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं। जो टीम मैनेजमेंट होती है या प्लेयर या कैप्टन होते हैं, वो बॉल बाय बॉल चल रहे होते हैं, उनकी जो असेसमेंट, उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है बॉल बाय बॉल चल रही होती है। हम यहाँ बैठ के आफ्टर थॉट बात कर रहे हैं, जी फलां चीज़ हुई, कुछ गलत भी हो सकता था, कुछ सही भी हो सकता, हम एंड पे बात कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना है हर बॉल को। तो आई थिंक वो शाहीन का जो लीड करना ग्राउंड के अंदर, समीन भाई का उस चीज़ को पूरे कंट्रोल रखना, चीज़ों को साथ लेके चलना, वो जो आपने पहले बात की कि कौन डिसाइड करता है, इस चीज़ को वैलिडेशन देना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई थिंक जो बड़े अच्छे से निभाई गई। ऐसा नहीं कि देखें आप बैक टू बैक गेम्स आप जीते और आपने फाइनल में जीता आपने, ये ऐसे नहीं कि ये होता जा रहा है, दिस इज समथिंग कोई ना कोई इंजीनियर कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को। वो प्रोसेस को इंजीनियर करना कहाँ से आ रहा है? शाहीन की ऑटो पायलट पे नहीं है, ऑटो पायलट पे नहीं है, ये इंजीनियर हर चीज़ जो है, हर बॉल के साथ क्या करना है, हर बॉल पे जो डेटा की बात लोग करते हैं दुनिया में, एक फ्रेंचाइज स्पेसिफिकली ये बात करती है हम डेटा यूज़ करते हैं। डेटा क्या बाकी फ्रेंचाइजेज यूज़ नहीं करती हैं? सब यूज़ करती हैं, लेकिन एक जो एडिट चीज़ है जो दिल से हम बात करते हैं कि कलंदर दिल से, जब वो चीज़ डेटा में ऐड होती है तो फिर आपके सामने वो रिजल्ट आते हैं जो डेटा ऐड हुआ है ना सिकंदर रजा का, नॉटिंगम से बर्मिंघम से तो वो दिल वाला फैक्टर है जो बेसिकली उस चीज़ को डेवलप कर देता है। तो डेटा वाली जो बात है दुनिया में ऑलमोस्ट हर फ्रेंचाइजी यूज़ करते हैं डेटा। इसको ग्लोरीफाई करना, जी हम ज़्यादा करते हैं, फलां चीज़ कम करती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस का हिस्सा, हर चीज़ के बारे में चीज़ें जो है वो एनालाइज की जा रही होती हैं, डेटा का पार्ट होता है। बट अगेन जो एडिट चीज़ें होती हैं वो दिल से वाली बात है, और लड़कों का जो दिल से जो एक अनरियल बिलीव होता है, ये आई थिंक ये अच्छा एक और बात है, जब आपने ये बात की कारकर्दगी की भी साथ ही साथ है, यही खिलाड़ी जब पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो शायद वो कोशिश भी लोग समझते हैं कि शायद उस तरह की कोशिश नहीं नज़र आती। क्या वहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को जिस अंदाज से मुंतखब किया जाता है, प्लेइंग 11 बनाई जाती है, या जिस तरीके से उनके मास्टर्स वहाँ पर बैठे उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं असरअंदाज होती हैं नफ्सियात के ऊपर? मैं इसी पे एडअप कर दूं, इसी सवाल को मैं और ज़्यादा एडअप कर दूं, क्योंकि आप लाहौर कलंदर्स का भी हिस्सा रहे, आप पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा रहे, यू कैन सी द डिफरेंस एंड यू कैन एलैबोरेट दैट। देखिए, जो एनवायरनमेंट की बात की है, ये डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लेयर की परफॉर्मेंस, मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल फिटनेस, उसके बाद जो परफॉर्मेंस आके रिफ्लेक्ट, बिकॉज ग्राउंड में लोगों को जो चीज़ नज़र आ रही है सिर्फ बैट एंड बॉल का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा होता है, उसके पीछे ड्रेसिंग रूम की जो स्ट्रिंग अटैच होती हैं वो किसी को नज़र नहीं आ रही होती। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम बैठ के, मैंने बताया ना, आफ्टर थॉट पे डिस्कस कर रहे होते हैं, जी ये हो गया। कोई इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता कि ये प्लेयर किस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से आ रहा है ग्राउंड के अंदर, इसके बैकग्राउंड पे जो डिस्कशंस हैं, जो एक टीम एनवायरनमेंट है, ये बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करता है। दुनिया की इसका हिस्सा है जो शाहीन ने कहा रमीज़ राजा साहब को कि मैं तो वही शाहीन हूँ, देखने वाली आंखें बदलती हैं।
हाँ बिल्कुल, उनका दिस इज़ अ वेरी कहते हैं ना उसको चीकी पॉइंट जो उन्होंने मेक किया था, जो कि बड़ा ज़रूरी भी था आई गेस, क्योंकि लोग बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि वो जो नेगेटिव पॉइंट है उनको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं लोग। देखें, मैं कहती हूँ क्रिकेट जो है ना वो इट इज़ सच अ करंट अफेयर। जिस दिन आपकी जो परफॉर्मेंस है आप उसको एनालाइज करते हैं। हाँ, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता होगा, क्योंकि मैं उस टीम या उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा नहीं। देखिए रमीज़, आपने स्पेसिफिकली बात करी, हालांकि नाम तो लेना चाहिए। दे आर सो मैनी पीपल जो कि जिनको शायद वो खुद भी ड्रेसिंग रूम का पार्ट भी कह गए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद भी बता दिया, उन्होंने कहा कि रमीज़ भाई ने भी ये पूछा था। हाँ, सवाल पूछा उन्होंने। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं एग्जैक्टली टीम एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट करता है प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं उस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि जो आपने ग्राउंड परफॉर्मेंसेस की बात की, शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, जो परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे होते। देखिए पिछले आई थिंक 2022 से लेके अब तक, सिंस वी लास्ट प्लेड आई थिंक मेलबर्न या एशिया कप का हमने फाइनल खेला था, उसके बाद से आपने देखा होगा चीजें एकदम बिखरना शुरू हो गई। 2023 एशिया कप द मैच वर्सेस इंडिया, दैट वाज रेन अफेक्टेड, और उसके बाद से जो है उसके बाद से तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ये उसी ड्रेसिंग रूम से क्रिएट हुई थी, जो एक मिकी ऑर्थर मॉडल बनाया गया था, जो एक जिसको हम अक्सर बोलते हैं व्हाट्सएप कोच बात करते हैं। एक कोच बाहर बैठा हुआ है, एक डिफरेंट सी मैनेजमेंट बना दी गई, जिसको कंट्रोल कोई और कर रहा है, कौन रोप्स जो है स्ट्रिंग जो है वो कंट्रोल कर रहा है, वहाँ से चीज़ें ख़राब हुई। आपके यहाँ पे एक हेड कोच का जो कल्चर है उसको आपने उस पूरे सिस्टम को आपने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, वहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई, एक मिसट्रस्ट पैदा हुआ, फिर लोगों को लड़कों को दोबारा जल नहीं किया गया, फिर एक नई डिबेट शुरू होगी बैट्समैन के ऊपर, मॉडर्न डे क्रिकेट में डिबेट शुरू होगी, जो कि वैलिड डिबेट थी, उसको मैं आई कांट जस्ट गो अवे कि वो अच्छी डिबेट नहीं थी। बट आपका जो टीम एनवायरनमेंट था वो फिर कोचेस चेंज होना शुरू हो गए, बैक एंड फोर्थ चीज़ें बदलती गई, बोर्ड में चेंज होता गया। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपके टीम एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से आपने कलंदर की जो आप बात करते हो कि उनकी एकदम डिफरेंट टीम कैसे है, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। आप इंग्लैंड की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनके एनवायरनमेंट को बनाया जाता है सबसे पहले। उन्होंने हैंड पिक करते हैं वो लोग कि कौन किसको, वो कोचेस की जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो सिर्फ इस बेस पे नहीं होते कि कितने सक्सेस उस कोच की किसी टीम के साथ, वो इस चीज़ से गेज करते हैं कि क्या ये बंदा टीम के अंदर इन्फ्लुएंस, उसका कंट्रोल, उसकी प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आगे लेके जाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे फिलबदी चीज़ें होती हैं, रैंडम कोच उठा के लगा दिया जाता है, फिर प्लेयर्स को रैंडम, जैसे भी बांग्लादेश की सीरीज़ है उसकी जो टीम अब सिलेक्शन तो हो गई है, वी कांट जस्ट गो एंड क्रिटिसाइज देम, रैंडम सिलेक्शन होती है, तो इससे होता है कि एक दूसरे पे मिसट्रस्ट आता है। अभी ये जो सिलेक्शन आप कह रहे हैं ये रैंडम हुई है? आप देखिए रैंडम में अगर आपकी एक किसी प्लेयर पे आप लॉजिकल लगाते हैं कि ये पीएसएल की वजह से पिक हुआ है, एट द सेम टाइम एक ऐसा प्लेयर जो पीएस की परफॉर्मेंस नहीं है, हाउ कैन वो भी वहाँ पे है, तो आपका एक प्रॉपर टेम्पलेट नहीं है, आपका एक प्रॉपर मेरिट का एक होता है ना, एक पूरा आपने बना के रखा होता है। सलमान अली आगा ने उसका जवाब दिया ना, सलमान अली आगा ने कहा कि जो पुरानी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज हैं उसको कैसे इग्नोर कर देंगे कि अगर पीएसएल में परफॉर्मेंस नहीं हुई। देखिए अगर आप उसकी बात करते हो फिर नसीम शाह टीम में कैसे आता है, अगर आप बात करते हैं हुसैन तलत की, वो कैसे टीम में आ गया, आप उसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद लिख कर भेजा ना कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पर कर गए एग्जैक्टली उन्होंने। तो ये वो चीज़ें जो हर प्लेयर पे आप डिबेट कर सकते हैं। देखिए अच्छा बुरा लड़के सब अच्छे हैं, आई एम नॉट डिबेटिंग कि नसीम शाह ऐसा है तो बाकी लड़के उनकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेज सब अपनी अपनी जगह एक कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशन आप कहीं नहीं लेके जा सकते। बट अगेन जब आप टीम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट में, बिकॉज इसने तयन करना, बिकॉज आप बाबर रिजवान से मूव ऑन करना शुरू हो चुके हैं, आपको ट्रांजिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आप पे एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने मूव ऑन करना है उस मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ उन प्लेयर्स के साथ, और आपको इन प्लेयर्स की झलक नजर आ गई आपको इस पीएसएल में। आप हसन नवाज की बात करें, मोहम्मद हारिस की बात करें, आप सैम अयूब की बात करें, आप फ़खर जमान तो अगेन एस्टैब्लिश क्रिकेटर हैं, लेकिन आपको एक झलक नजर आ गई है और आपको नजर आ गया कि ये लड़के वो पोटेंशियल रखते हैं जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट में एंटर हो सकते हैं, जो हम पिछले 3 साल से डिबेट कर रहे हैं, बल्कि 4 साल से डिबेट हो रही है। स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है। अभी भी बहुत से लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं जो इसको बात को रिपेल कर रहे हैं, जी सिर्फ स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका विकेट पे खड़ा होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, किसी ने उस पर डिबेट नहीं किया, बट इस पे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप बस उसके बाद आप सो जाएं, आप ये करें, आपको अपने आप को एक्सेल करना है। लेकिन उसकी एक मिसाल दी जाती है ना, कदा कलामी की बात चाहूँगा उमर साहब, उसकी एक मिसाल दी जाती है अब्दुल्ला शफीक की वो इनिंग्स, जिसमें वो इनिंग्स भी पिच पर क्रीज ऑक्यूपाई भी किया उन्होंने, और वो मैच को उस जगह पर ले गए कि जहाँ पर जीतने के बाद अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं था, तो वो उसको इस तरीके से भी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये वाला जो आर्गूमेंट आपने कहा ना कि वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाई स्ट्राइक रेट की तरफ जाना है, बड़ी इनिंग्स की तरफ भी।
बिल्कुल, आपने अब्दुल्ला की मिसाल दी। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टाइम अब्दुल्ला शफीक है। वो थोड़ा अंडररेटेड भी है बिकॉज इतना डिस्कस नहीं होते वो। जो आपने बात की रोल प्ले की बात की मॉडर्न डे क्रिकेट में, उन्होंने एग्जैक्टली आपको वो टेम्पलेट दिया है कि आप जो क्रिटिसाइज करते हैं स्ट्राइक रेट नहीं है, आई कैन प्रोवाइड द स्ट्राइक रेट। आप क्रिटिसाइज करते हैं जी हमारे पास कोई ऐसा लड़का नहीं जो खड़ा हो जाए पिच के ऊपर, ही कैन स्टैंड ऑन द पिच एज वेल। वो टाइम लेता है और टाइम लेने के बाद आपको जो चीज़ रिक्वायर है, आपको बेसिकली मॉडर्न क्रिकेट में जो आपका रेट होता है, रन रेट है, आपका जो आस्क रेट है, आपने उसको अचीव करना है। आपने उसको अपने हाथ से ग्रिप से छोड़ना नहीं है। तो ही इज द मतलब 8 से शुरू करके या उसको 14 पर लेके नहीं जाना है आपने। हाँ। तो ये एग्जांपल बाकी प्लेयर पे जब अप्लाई करते हो तो आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलती, आपको वो एक कहते हैं ना ठंडी हवा का झोंका कहीं से नहीं मिलता आपको। यस, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो पिच पे खड़े होते हैं, दे लुक वेरी प्रीटी वेल द प्लेइंग, बट अगेन जो आपने बात की कि आपको रन रेट को भी देखना होता है, आपने सिर्फ अपनी इनिंग नहीं खेलनी होती। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक इज द प्राइम एग्जाम्पल जो इस मॉडर्न डे क्रिकेट में फिट इन कर सकता है आपके लिए। अब्दुल्ला शफीक की जब हम बात करते हैं, ही इज जनरली कैटेगराइज एज अ लॉन्गर फॉर्मेट प्लेयर, जो कि कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। बहुत दफा हमने इस पे बात की है कि कैसे आप किसी प्लेयर को एक बॉक्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, बट वाई ऐसा क्यों हुआ है और क्या अब्दुल्ला को बचा के रखे हम लॉन्गर फॉर्मेट के लिए? बिकॉज लॉन्गर फॉर्मेट के भी हमें कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी अपने नहीं दिखते। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद उमर फारूक कॉल्सन। और डिस्कशन हमारी अब्दुल्ला शफीक के हवाले से हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि अब्दुल्ला शफीक को जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया है एज अ लॉन्गर फॉर्मेट एंड नॉट जस्ट ओडीआई टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो शायद कुछ लड़के हमारे टेस्ट के इंटरेस्टेड रहें तो अच्छी बात है, वरना सभी T20 की तरफ भाग रहे हैं। देखिए, वो समटाइम आप अपने बेनिफिट के लिए लोगों को कैटेगराइज करते जो आप कर रहे हैं उनको, जो कि बड़ा अनफेयर है। जब आपको एक बंदा जो आपका रोल मिस हो रहा है वो आपको प्ले करके दे रहा है एक बंदा, तो वाई कांट यू जस्ट उसको आप आंखें फेर के बोलो जी ये लॉन्गर फॉर्मेट के लिए नहीं। कतई कलामी की बात चाहूँगा, अगर आप उसको खिलाएं या सलमान अली आगा को कप्तान बनाएं। अब ये चीज़ें आर्ग्यूएबल है, ये चीज़ें आर्ग्यूएबल है। मैंने जैसे पहले बताया ना कि पूरा का पूरा स्क्वाड जो है, हर प्लेयर के ऊपर आप टिक लगा के आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये किस टेम्पलेट के तहत है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर प्लेयर के ऊपर डिफरेंट क्राइटेरिया लगा हुआ है। अगर आप एक को जस्टिफाई करने जाते हो तो दूसरा जो है उसके पाँव नंगे हो रहे हैं। रजाई है जो केज के कभी लोग ले जाते हैं। बट अगेन अब्दुल्ला इज़ द प्राइम एग्जांपल जो आपके मॉडर्न क्रिकेट के लिए जो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, परफॉर्मेंस बता रही है कि ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट, ही कैन रोल ओवर। जो आप चाह रहे हो मॉडर्न क्रिकेट में, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट अगेन बात वही है ना जो शाहीन ने बोली है कि जो आप देखना ही नहीं चाह रहे तो आपको दिखेगा नहीं वो। अगर आप देखना चाहेंगे अब्दुल्ला की शक्ल में, आपको चाहिए, अगर आप वाकई समझते हो क्या अब्दुल्ला के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि हाँ जी, जैसे PSL में जो परफॉर्मेंस आई नहीं आ रही थी पाकिस्तान से, वो परफॉर्मेंस जब अब्दुल्ला वाज रिप्रेजेंटिंग और वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, उस तरह की वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। कोई एक, जैसे हमारे ही शो पे मोहम्मद यूसुफ साहब ने समझाया कि उसकी क्या गलती है और वो गलती नहीं सही हुई अभी भी जब अब्दुल्ला की वापसी हुई टीम के साथ। तो इसका मतलब ये कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी है। देखिए, कमी पेशी नहीं है, ये बेसिकली जो पहले हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट की है कि एक डिफरेंट एनवायरनमेंट जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको अलग तरीके से जज किया जाता है। आपको LQ में डिफरेंट तरीके से जज किया जा रहा है, आपको यहाँ सपोर्ट दी जा रही है, आपको जो चीज़ रिक्वायर है आपको एक्सप्रेस करने का पूरी फ्रीडम दी जा रही है। क्या पाकिस्तान टीम में ये जो हम अक्सर बल्कि डिबेट होनी चाहिए, ऑलमोस्ट हर दिन होनी चाहिए कि पाकिस्तान टीम का कल्चर और बाकी जो फ्रेंचाइज का कल्चर है, इसमें डिफरेंस क्या है। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब प्लेयर्स इस नहज तक पहुंच जाएं और ये कहीं ना कहीं बंद दरवाज़ों में या अपने क्लोज सर्कल में कहना शुरू कर दें कि हमें उठ के उस ड्रेसिंग रूम में जाने का दिल नहीं चाहता, विच मीन्स अपने मुल्क के लिए खेलने का दिल नहीं चाहता क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है ड्रेसिंग रूम, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ पे, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, डेफिनेटली हम भी इस चीज़ से गुजरते हैं। जो इन्फॉर्मेशन लीक होती हैं चीज़ें, ये डिप्रेस करती हैं ड्रेसिंग रूम को, एक दूसरे पे ना मिसट्रस्ट क्रिएट करती हैं। आप 4 बंदे साथ बैठे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि यार हम इनसे ये बात करें कि ना करें, कोचेज़ के साथ बात की जाए। आपको बड़ा मशहूर वाक़या याद होगा हारिस रऊफ़ का, जो उसने अपने एक सेलेक्टर से बात की कि भाई मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहूँगा। उसकी वजह, उसका रैशनल ये है कि मैं क्रिकेट नहीं खेला लॉन्गर फॉर्मेट की, और मैंने जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था वो भी मैं 2 दिन में इंजर्ड हो गया था, तो आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस फॉर्मेट, मुझे आप ना पिक करें, मैं अपने आप को मैं बताता हूँ आपको कि मैं नहीं खेल पाऊँगा। बट आपने उसकी कॉन्वर्सेशन को भी लीक किया बाहर मीडिया में, उसके ऊपर बैन भी लगाने की कोशिश की, जो कि बाद में आई थिंक चेंज भी हो गया। बट ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली प्लेयर को डिस्करेज करती हैं।
और प्लेयर जो आपने बाबर आजम की चैट लीक की, आपने बाबर की चैट लीक की, बिल्कुल आपने शाहीन को एक दफ़ा कैप्टन बनाया, उसको एक सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे हटा दिया कि जी हमें वापस रोल बैक करना है। आपने ये देखा नहीं कि वो परफॉर्मेंसेज 6 से 7 लड़के नए टीम में खेल रहे थे उसकी, आप उसकी एक सीरीज की बेस के ऊपर आप जज उसको कर रहे हो, तो ये आप जिसको बनाया उसको भी हटा दिया इसको, हाँ एग्जैक्टली, और बगैर बताए हटाया। पीछे जब सब हो गया बन गया उसके बाद शाहीन गॉट टू नो अबाउट ऑल दैट, हालांकि वो प्लानिंग करता रहा वहाँ पे। आपस में क्या आपकी, हाँ वो प्लानिंग इस तरह के वो ILT20 में आमिर को कन्विंस करके आया कि आमिर शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, इमाद वुड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड देन अचानक से शाहीन वाज नॉट द कैप्टन। ऑब्वियसली ये बहुत हार्टनिंग, स्पेशली जिनके साथ आप खेल रहे होते हैं, जब आपको ये लगता है कि वो आपको बैक स्टैप कर रहे हैं। मतलब इफ वी आर अ टीम, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात एक प्रवोक किया है कि जो आप साथ रहते हो, अभी हम अराउंड 40 डेज साथ में थे, तो जब आप इतनी देर साथ में रहते हो तो अगर आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते, तो फिर टॉक्सिक, तो यही जो आपने जो बात की ना एनवायरनमेंट की, तो ये मैं बहुत इंप्रेसिव हूँ कि 40 दिन जब आप एक छत के नीचे रहते हो, बेशक मैं प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, बट अगेन स्टिल कि आप एक दूसरे को कितना पसंद करते हो, एनवायरनमेंट में कितना फ्रेंडली रहते हो, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हो, तो अगर आप जेन्युइन नहीं हो तो वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी आपकी परफॉर्मेंस में। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आपके पीछे जो है वो चीज़ें ख़राब चल रही हो और आप ग्राउंड में जाओगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। आप सिंक ही नहीं हो पा रहे, 11 के 11 लड़के वहाँ से सिंक ड्रेसिंग रूम में नहीं हो रहे, ड्रेसिंग रूम से सिंक वहाँ पे नहीं हो रहे वो लोग, तो आई थिंक ये इम्पॉसिबल है। इसका मरकज़ कौन है, मरकज़ कौन है इसका, इस सारी मतलब अगर टीम के खिलाड़ियों को जहनी तौर पर सुकून नहीं है, अगर आपके ड्रेसिंग रूम में आपकी उस सारी जगह के ऊपर ऐसा माहौल नहीं है कि आप आज़ादाना तौर पर सोच सकें और अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें, ये सारी ख़राबी का मरकज़ कौन सा है? सी एक लैक ऑफ क्लैरिटी भी होती है। दूसरा जो आप मरकज़ की बात करें, आई जस्ट डोंट वांट टू गो कि वो डिटेल में मैं जाऊं, लेकिन ये मरकज़ बेसिकली क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रहा होता है कुछ कि वो कितनी क्लैरिटी किसको क्या दे रहे हैं। जैसे आपने देखा ना, शाहीन को आप आगे रख के प्लानिंग करते रहे, अचानक से आपने उसका जो है ना प्लग पुल कर दिया आपने, तो ये बाकी लोग भी देख रहे होते हैं कि यार एक लड़के को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कहने की मरकज़ वहाँ से भी होता है। और दूसरी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो कॉन्टीन्यूटी नहीं होती। कोच आकिब हो, सिकलैन हो, माइक हेसन हो, यू जस्ट नेम एनीवन, उसको एक लॉन्गर रन आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज जब आप नहीं देंगे तो जो ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है वो कभी हो नहीं पाएगा। आज आप हैं, कल मैं हूँ, परसों हाफिज साहब हैं, परसों कोई और है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। और जब समझने में आपको वक्त चाहिए होता है आपको। और ये लड़के सारे स्किलफुल हैं, ऐसा नहीं कि स्किलफुल नहीं है। फिर आपने एक टेम्पलेट बनानी होती है कि हमें कौन सी क्रिकेट खेलनी है। जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करना एक फैशन बन गया हुआ है। इवन हम भी जब बात कर, हर बंदा बात करता है मॉडर्न डे क्रिकेट, लेकिन क्या उसका टेम्पलेट बनाया जा रहा है? और दूसरा, हम बार बार कंपेयर करते हैं अपने आप को इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन क्या हम वो उस कल्चर से बिलोंग करते हैं? हमारे यहाँ लड़के जो हैं उनकी डेवलपमेंट उस तरह हो रही है? नहीं है। हमारे पास एक सर्टेन टाइम तक हमारे पास हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सैम अयूब ऐसे प्लेयर नज़र ही नहीं आ रहे थे आपको, बिकॉज आपने सारा का सारा फोकस शिफ्ट किया हुआ था कि जी हमें ये टाइप, बाबर आजम, रिजवान टाइप की क्रिकेट खेलनी है हमने, और लोग इस पे आमीन कह के उनको डिफेंड करते थे। मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट हम सेलिब्रेट करते थे। हमने वो आंखें अपनी नहीं खोलने दी, बिकॉज अगर हम खोलने की कोशिश भी करते थे लोग हमें क्रिटिसाइज करते थे, यार भाई हमें अपने सिस्टम को इतना स्टेबल करने में या ये माहौल बेहतर करने में इतना मुश्किल सा एक टास्क लग रहा है। क्यों ये मुश्किल टास्क हमें ऑटो पायलट पे दिखता है? जब हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जब हम ECB की बात करते हैं, वहाँ जब कोई इशू हुआ, यस वो रिफ्लेक्ट फौरन किया, वहाँ ज़्यादा जल्दी दिख जाता है आपको कि अच्छा जी टीम पता है कि अनसेटल्ड है, इस वजह से परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, बट वहाँ इन जनरल रहता है माहौल बेहतर। यहाँ हर कुछ टाइम बाद माहौल ख़राब हो जाता है। उसकी वजह नए नए लोग आना शुरू हुए थे सिस्टम के अंदर। अभी मोहसिन नकवी साहब काफ़ी टाइम से, आई थिंक कितने 1.5 साल से 2 साल से ज़्यादा, 1.5 साल तो हुई। अब ये कंटिन्यूटी आ रही है। अब जो आपका जो सिस्टम है, जो आपका कोचिंग स्टाफ है, गुजरा PSL फरवरी में था, उससे पहले ये थे, तो अब आधा साल ये भी गुजरने को है। तो आई थिंक अगर ये कंटिन्यूटी करते हैं, इनको भी समझ, और अगर इख्तियारात के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये 1.25 साल की बजाय 2.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि इतने इख्तियारात किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। बट अगेन देखिए, इवन मोहसिन नकवी साहब को भी टाइम चाहिए अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज आप नया बंदा जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, जब वो सिस्टम में आएंगे उनको समझ आना शुरू की कौन बंदा मुझे अच्छी एडवाइस कर रहा है, कौन मुझे गुमराह कर रहा है, कौन चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर रहा है।
उस बंदे को भी टाइम चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग पे ही चल रहे हैं हम तो, लर्निंग बाय डूइंग पे ही बस ऐसे देखिए हमारा कल्चर जी को पहली बार तो हो नहीं रहा कि एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ये सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जिसपे आप एक प्राइम मिनिस्टर आपके 2 बंदे नॉमिनेट करता है, उसमें से एक बंदा जो है वो बन जाता है और दोनों लोगों का ताल्लुक दूर दूर तक क्रिकेट से नहीं होता। बट अगेन जब वो अब सिस्टम है तो क्या करें, इसको आईसीसी एक्सेप्ट करता है, उसने कभी इतराज नहीं किया, अब करता है तो चलो ठीक है, अब है तो है। और आपको बताऊं ये बात, अगर आईसीसी तो अपने सरबराह की मुतासिब पोस्ट के ऊपर कोई इतराज नहीं करता। आपको मैं एक मज़े में बताऊं, आप शायद डिसएग्री करें, अगर ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज ना हो, अगर ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नॉमिनेट हो, अगर ये इतने पावरफुल लोग सिस्टम के अंदर पीसीबी में ना आए, क्रिकेट बोर्ड 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यू नीड पीपल जिनके साथ बैकिंग हो गवर्नमेंट की, बिकॉज आपकी पाकिस्तान में अगर आपके पास पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आई थिंक इसको आप अगर आप देखें ना, ग्लास आधा भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ, लेकिन हाफ फुल वाली जो एग्जांपल है, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है जो आपके सिस्टम से आप अगर कोई बचा के रखी हुई है। क्रिकेट नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटी होगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। नहीं कर सिस्टम, यहाँ पे टिकट लेने के लिए लोग सर पर चढ़ जाते हैं, बाकी जो ऐसे ब्यूरोक्रेसी है वो आपके सर पर चढ़ी होती है। तो आई थिंक कोई ना कोई बंदा इतना पावरफुल होना चाहिए टॉप के ऊपर। बट अगेन देखें, एक चेयरमैन लेवल का बंदा, जेशा का ताल्लुक नहीं है क्रिकेट के साथ, वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, लेकिन वो करते करते कहाँ पहुंच गया। वो आपके नीचे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वो जो मैंने आपको बात की ना, मोहसिन नकवी साहब के पास पावर है, उनके पास विजन है, उनको वो जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं। बट अगेन उनको पिक कराने के लिए नीचे लोग भी चाहिए ना आपको, कि कौन से लोग बेहतर होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको हेल्प करके आपको आगे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। वो इस लिहाज से खासे खुद कफील और पुरएतमाद हैं कि जितने लोगों को उन्होंने आजमाया है, आइंदा 3 बरस में वो शायद जितने भी लोग हैं सबके सब जितना भी वक्त वो रहेंगे सबको आजमा चुके होंगे। हाँ, वो तो होता है, ऑलमोस्ट हर चेयरमैन आता है, कुछ ऐसे सेट ऑफ पीपल है जिनको ऑलमोस्ट वापस बार बार लाते हैं, उनको दोबारा आजमाते हैं, फिर दोबारा सिस्टम से बाहर करता है, फिर एक नया बंदा आता है, उनको वापस सिस्टम में लाता है। तो ये डिबेट लोग हैं भी थोड़े हमारे पास, कोई इतने हमारे पास कोई बहुत लुक्रेटिव। अच्छा, सिकंदर कथा कलामी की बात चाहूँगा, सिकंदर का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या रहा है, सारी उनके आखिरी जो चंद घंटे हैं PSL के लिए वो बड़े ही तारीख, हाँ, हर जगह पर गुफ्तगू रही है। इमाद वसीम ने उसके ऊपर कमेंट किया है, किस तरीके से देखते हैं आपको, क्या वाक़तन सिर्फ एक ही पहलू है उसका जिसमें आप पैसे को जोड़ देते हैं? देखिए कितने पैसे लगे होंगे उसके आने में, उसको जो मैच फीस मिलनी थी, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसको तो वही पैसे मिल रहे हैं, उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे ला के तो बुराया नहीं किया। वो मोहब्बत थी, उसके पैशन था, उसकी एनर्जी थी, उसकी बेस पे वापस आया वो, उसको क्या वहाँ एक्स्ट्रा पैसे मिले नहीं मिले? जो फॉरेन प्लेयर्स वापस गए, जो वापस आए, क्या वो अपने उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे वापस आया ना, जिनको जो उनके पूरे PSL का कॉन्ट्रैक्ट। और ये आपको मज़ीद बात बताऊँ, अच्छा, जो वापस नहीं आए कॉन्ट्रैक्ट उनको वही पूरा मिलेगा ना, जो प्रोरेटा बेस पे डिवाइड, बिकॉज उन्होंने अपनी चॉइस से नहीं आए यहाँ पे लोग, उनको बोला गया कि आप वापस आए खेलने के लिए। फिर प्रोरेटा, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आई थिंक आपको PCB ज़्यादा अच्छे बताएगा। प्रोरेटा बेस पे नंबर ऑफ मैचेस, उनके पैसे डिवाइड होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है। बट अगेन सिकंदर कि पाकिस्तान आना ये उसकी चॉइस थी, ये उसको चॉइस देगी थी कि आप आएंगे। इवन की डिबेट पहले शुरू हो गई थी, जब वो यहाँ से जा रहे थे तो वहाँ बैठ के उनसे बात करते थे। बट नेशनल ड्यूटी का क्लॉज है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कि he had to go, और वो नहीं भी आता तो it wouldn't have made a big difference। बिल्कुल, आपके पास मैच आपने खेलना था। सिकंदर आपको शायद बताया समीन भाई ने, हमने 2 11 बना के रखी हुई थी, एक साकिब वाली बना के रखी थी, वो रखी हुई थी, हमने बोला डिबेट हुई कि किसको डिबेट हुई कि हाँ, तो वो डिबेट जो है वो दोनों ने उसके बाद सिकंदर मेड इट बिफोर, लाइक 10-15 मिनट पहले वो पहुंच गया था, उसका टाइम आ गया, उसकी 6:55 की फ्लाइट थी, उसने वहीं से मैसेज कर दिया जी मैं आ रहा हूँ, 10-15 मिनट लगे यहाँ पे। टॉस भी थोड़ा सा अपने टाइम पे हुआ, रिक्वेस्ट की गई मैच रेफरी से कि हमारा प्लेयर एक आ रहा है तो हमें थोड़ा 5-10 मिनट का मार्जिन दे दो, हम आपको टीम 11 जो है वो आपको दे देंगे। बट अगेन बात वही है कि इमाद का ये कहना वो अंगूर खट्टे वाली बात है, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, मैं देख रहा हूँ। लाहौर जीत गया, लगता है लाहौर नहीं जीता, बाकी जो है वो सब लगता है सब खिलाफ हो गए, एकदम से बातें करते हैं। तो ये अंदर की जो थोड़ी सी होती है आपकी नेगेटिव चीज़ें, टॉक्सिक जो हम बात करते हैं, ये वो बाहर निकलती हैं आपको। अच्छा, इसी से जुड़ी शुएब अख्तर ने भी कोई बात की है कि शाहीन को जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं वो कोई इतना बेहतर तरीका नहीं है कि आप जिस अंदाज से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। वो बर्ताव आई थिंक उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, जब आपने उनको पूरी बैकिंग दी कि आप कप्तान हैं, आप पूरी टीम पे काम करें। आप वो काकूल का जो कैंप था आपको याद होगा, वो काकूल कैंप के लिए उनको लीड करने को बोला गया कि आप अपने मर्जी के बैठें, बात करें, डिस्कस करें, सब कुछ उन्होंने किया गया, अचानक से उनको साइड पे कर दिया। तो ये एक ट्रीटमेंट है जो बेसिकली एक प्लेयर को नीचे गिराती है। तो आपको प्लेयर को डिस्करेज नहीं करना होता, बिकॉज क्रिकेटर अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो शाहीन जो है वो जनरेशन आपकी इस जनरेशन का आपका मेन बॉलर है, आपका आप जितने मर्जी बॉलर्स ले आए, यू कैन नॉट फ्रेम एनीवन एल्स अदर देन शाहीन कि वो नए बॉल का बॉलर कोई होगा। अभी बगैर शाहीन के आप खेल रहे हैं ना, आप नसीम से खेलेंगे, आप हसन से खेलेंगे,
आप देख लीजिएगा डिफरेंस आपको नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने नाम लिए हैं ये क्या बहुत वो ये अच्छे नहीं हैं, दे आर गुड, बट द प्रॉब्लम इज कि आप एबिलिटी होती है ना सबकी, नो वन शोएब अख्तर एंड नो वन वुड बी इतने सालों में इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी नो वन हैज बीटन। देखिए परफॉर्मेंसेस वसीम अकरम के टाइम में भी वसीम अकरम हर गेम में सब कुछ जो थी उनकी गेम्स बुरी भी थी और बहुत सी अच्छी भी थी, बट आप ये बिलीव नहीं छोड़ते कि ये आपके बस इनको आपने बाहर करना है। आपने एक अच्छे से ट्रीटमेंट देनी होती है, एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट करता है आपके जो आपका। गिविंग रेस्ट टू शाहीन इन दिस सीरीज, क्या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए इस सीरीज़ में ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि बहुत हल्की 3 मैचेस है, बांग्लादेश है, बहुत हल्की सीरीज़ है, लेकिन हर सीरीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर एक सीरीज़ की एक इंपॉर्टेंस होती है। ये सीरीज़ जो है जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ हम मूव करने का सोच लिया हमने बाबर रिजवान को जो मर्जी आप कह लें, रेस्ट दिया है, ड्रॉप किया है, इग्नोर किया है, जो भी आप कह लें, दे आर नॉट इन द टीम। ये एक अलग डिबेट है, ये कि एक लंबी डिबेट है फैंस के, ये ड्रॉप किया या रेस्ट है, दे वर ड्रॉप्ड और व्हाटएवर दे, बट पाकिस्तान हैज स्टार्टेड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। पाकिस्तान की T20 ट्रेन चल पड़ी है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना शुरू हो गया, बिकॉज़ कोर बदल रहा है बेसिकली। अगर आप स्क्वाड की बात करें, सैम अयूब है, फखर जमान है, आपने ऑलमोस्ट हर स्लॉट में आपने एक लड़का रखा हुआ है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को खेलता है, और वो सिर्फ बातों में नहीं, उसने इस PSL में करके दिखाया है, देखें उन्होंने अप्लाई किया। तो आई थिंक ये जो 11 बनेगी इस 3 मैचेस की, ये आपकी डायरेक्शन का तयन करेगी कि आप वाकई जो आप बोल रहे हैं क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आपके नहीं करने वाले हैं, कि दोबारा इस बार कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एक को डालेंगे। मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर जब 11 बनेगी तो कुछ ऐसे लड़के बाहर बैठेंगे जो आपको तकलीफ देंगे कि ये लड़के टीम में होने चाहिए थे, बिकॉज अगर कोई बाहर बैठता है, क्योंकि इस टीम में 7 से 8 लड़के वो हैं जो टीम में एनी डे वॉक इन करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हसन, हारिस, फ़खर, ये सारे के सारे मैं भी देख रहा था, अभी मैं आपको बता ही देता हूं, साहिबजादा ये आते हैं प्लेइंग 11 में। देखिए साहिबजादा फरहान उसने हिज फेली डन वेल, और फिर आप बात करें मोहम्मद हारिस की बात करें, जमान खान टीम में आते हैं, फिर उसके बाद आप सैम अयूब की बात करें, हिसाब से ना साइम और हारिस ओपन करते हुए दिखते हैं आपको। साइम क्या करेंगे? देखिए फिर बात वही है, फखर जमान हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ ओपनर, ठीक है, और आपने फखर जमान को पिछले 3 सालों में जिस तरीके से उसको आपने ट्रीट किया है, कभी उसको 6 पे भेजा है, कभी 5 पे भेजा है, बिकॉज आप किसी और को ऊपर एडजस्ट कर सको। आपका एक मेन प्लेयर है वो, उसने अपना पूरा करियर इस नंबर पे ऊपर टॉप ऑर्डर में खेला है, तो आप उसको डिसलॉज करोगे वहाँ से, नंबर 3 पे खिलाओगे क्योंकि वो सीनियर है, क्योंकि हम उसको वो इजीली पुश बैक कर सकते हैं उसको, आप नहीं, ऐसे नहीं है। अब साबिरा फरहान, सैम अयूब और आपको फ़खर में से 3 में से 2 को ओपन करवाना है। अब शायद सॉफ्टर कौन होगा इसमें, सैम अयूब और आपका फ्यूचर क्या, आपने वो देखना होता है। आई एम श्योर लोग आर्ग्यू करेंगे फ़खर जमान जो है, मुझे लगता है कि फ़खर जमान टीम में अगर आते हैं तो उनको थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए था इस सीरीज़ में। अब आप यंगस्टर को अप्लाई कर रहे हैं, आप फ़खर को आप सेव कर लो आप बड़े सीरीज़ के लिए, जो कि बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात मैं करूँ, मुझे पता है लोग इस पर भी मेरे अपने लोग भी मुझे बात करेंगे, बट ये मेरी अपनी ओपिनियन है। जब आप इतने यंगस्टर लेके चल रहे हो, आपने टेस्ट करना है तमाम प्लेयर्स को। बट कभी कभार कहते हैं ना सारे यंगस्टर्स भी होते हैं तो मसले मसाइल हो जाते हैं, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर दैट अफगानिस्तान की सीरीज़ जो कि हमने पाकिस्तान ने दुबई में जाके खेली थी, शादाब वाज कैप्टन दैट साइड, शादाब बीइंग द कैप्टन हिमसेल्फ, सीरीज हारने के बाद ही सेड और निकालो बाबर और रिजवान को, तो ऐसा ही होगा। तो ये अगली दफ़ा नहीं होना चाहिए ना ये वाली। देखिए पिछले 3 साल का जो दुरानिया था, ये तो बहुत ही रफ था, बहुत ही टॉक्सिक था, बहुत ही बुरे हालात थे, समझ नहीं आ रहा था। तो आई थिंक दिस इज़ द रिडेम्पशन टाइम। आपको अपने आप को रिडीम करना है, आपको अपने बेस्ट 11, बिकॉज हम हमेशा जब हम 15 अनाउंस करते हैं, हम 15 अनाउंस कर पे तो होती है, हम 11 पे भी हम जो है वो थोड़ा सा कंफर्म नहीं होते हमें क्या करना है। तो वो चीज़ें हमें आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 11 करें। मुझे नहीं पता वो क्या 11 बनाएंगे, बस मुझे ये फिक्र है कि जो लड़के बाहर बैठेंगे दे शुड नॉट बी सिटिंग आउट। आप किसी और को फिट इन करने के लिए आप गलत लड़कों को ना खिलाइए, आप आगे का सोचिए। अगर आपने ये सोच लिया कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है तो जस्ट प्ले विद द मॉडर्न डे क्रिकेटर रादर देन कि आप दोबारा किसी को जस्ट करें। मतलब आपका ये मानना है कि साइम, मोहम्मद इरफान खान, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होने चाहिए। साहिबजादा फरहान पे आई कैन रेज द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आपके पास जब आपका फ़खर है आपके ऊपर, अब सैम अयूब भी आपके पास है और फिर साहिबजादा भी है, तो आप इन तीनों में से किसको ओपन करवाएंगे? अगर आप फ़खर को खिला रहे हो, आपके 15 में है, तो ही कांट बी सिटिंग आउट, सीधी सी बात है। इज द प्लेयर, आप उसको वापस, ऊपर से वो इंजरी से वापस आया, सैम अयूब भी वापस आ रहा है, तो आपने यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। तो आपको देखना है कि आपको कौन बंदा, आई एम श्योर दे गोना ट्राई साहिबजादा फरहान, बिकॉज माइक हेसन वाला एंगल भी है, ये मैं हमेशा मेरी डिबेट रही है। साहिबजादा फरहान हैज बीन परफॉर्मिंग। हम अपने डोमेस्टिक की बात बार बार क्यों भूल जाते हैं कि पिछले 4 साल से ही हैज बीन इन द टॉप 5 बैटर्स ऑफ आवर डोमेस्टिक।
यस इस वाइट बॉल क्रिकेट में आप डिबेट कर सकते हैं, बट अगेन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो समटाइम 19-20 का फ़र्क होता है, तो फिर यू गो विद द यंगर लॉट, जो यंगर प्लेयर होता है आप उसके साथ जाते हैं। तो आई एम श्योर फ़खर ज़मान को दे गोना पुश अगेन ऑन नंबर 3। सो व्हाट्स योर प्रेडिक्शन, क्योंकि आखिरी मिनट रह गया। प्रेडिक्शन अबाउट विन, हम तीनों मैच हम जीतेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है वैसे। चलें जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट उमर फॉर बीइंग हियर। एंड यस, इट इज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आज पहला T20 खेला जाएगा। लेट्स सी कि क्या किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, मगर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट ये करूँगी कि गद्दाफी स्टेडियम में लोग मौजूद हों, भरा हुआ हो, माहौल अच्छा हो, बिकॉज जो हमने PSL 10 के फाइनल में जो पूरा जो एक माहौल था उसको एक्सपीरियंस कर लिया ना, अब हर दफ़ा ऐसा ही होना चाहिए। सो यस, लाहौर के लोग सारे जाएं और मैच को एंजॉय करें। बट विद दैट सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।